ये कहानी सोनाक्षी नाम की एक लड़की की है। सोनाक्षी एक बहुत ही गरीब लेकिन सुखी परिवार में जन्मी थी। उसके परिवार में केवल उसके पिता और उसकी माँ थी। सोनाक्षी के पिता खेतों में काम करते थे, उसी से उनका परिवार चलता था। एक दिन, सुनो भाग्यवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ, अपना और बेटी का ख्याल रखना। ठीक है, वापस आते समय बिटिया के लिए दूध लेते आइएगा। अब मेरे दूध से इसका पेट नहीं भरता है, दूध पीने के बाद भी रोती रहती है। दूध तो बहुत महंगा हो गया है। तो क्या हम अपनी बेटी को भूखा मार देंगे? कैसे न कैसे करके दूध तो लाना ही पड़ेगा। अभी इतनी छोटी है, दूध के अलावा कुछ खिला पिला भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं मालिक से कुछ पैसे एडवांस मांग लूंगा। ऐसा कहकर जगमोहन खेतों में काम करने चला जाता है। काम करते करते शाम हो जाती है। शाम को खेत का मालिक आता है। मालिक को देखकर जगमोहन उनसे कहता है, मालिक, थोड़े पैसे एडवांस दे दीजिए, बिटिया के लिए दूध लेकर जाना है। ठीक है, ये लो 1000 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। 1000 रुपए लेकर जगमोहन घर की ओर जाने लगता है और रास्ते से अपनी बिटिया के लिए दूध खरीद लेता है। दूध खरीदने के बाद जगमोहन जैसे ही आगे बढ़ता है, एक बहुत जहरीला सांप उसे काट लेता है, जिसके कारण जगमोहन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब इस बारे में उसकी पत्नी को पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। गांव वालों की सहायता से वो अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और फिर अपनी बेटी को गोद में लेकर उससे बातें करने लगती है। मेरी बच्ची, तेरी किस्मत बहुत खराब है। बच्चों के सर पर पिता का साया नहीं होता तो लोग बहुत मजाक बनाते हैं। तेरे सर पर तेरे पिता का साया तो इतनी जल्दी चला गया, लेकिन तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं तुझे माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश करूँगी। अपने पति की मृत्यु का सुगंधा पर बहुत गहरा असर पड़ा था, लेकिन अपनी बच्ची के लालन पालन के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता। सुगंधा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसको लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा का काम करना पड़ा, लेकिन वो उसमें भी खुश थी क्योंकि उस काम से वो अपनी बेटी का पालन पोषण कर पा रही थी। इसी तरह समय बीतता चला गया और 10 वर्ष बीत गए। सोनाक्षी भी अब 10 साल की हो गई थी। हालातों ने 10 साल की बच्ची को भी बहुत बड़ा बना दिया था। सोनाक्षी में बहुत समझ थी। उसे पता था कि उसे अपनी माँ से किस चीज की मांग करनी है और किस चीज की नहीं। एक दिन सुगंधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सुगंधा बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। तब सोनाक्षी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण आप 3 दिन से काम पर नहीं गई हो। अगर ऐसा ही रहा तो मालकिन दूसरी नौकरानी रख लेगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं मालकिन के यहाँ जाकर काम कर लूँ। ये तू कैसी बातें कर रही है मेरी बच्ची? तू इतनी छोटी है तो वहाँ पर कैसे काम करेगी? वहाँ बहुत सारा काम होता है और ऊपर से तुझे स्कूल भी तो जाना होता है ना। माँ, जब आप घर पर नहीं रहती हो तो घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ, इसलिए मुझे सारा काम आता है। और रही बात स्कूल की, तो वो मैं काम करके फटाफट चली जाऊंगी। अगले दिन सोनाक्षी मालकिन के घर जाती है। सोनाक्षी को देखकर मालकिन कहती है, कौन हो तुम और इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो? मालकिन, आपके यहाँ जो काम करने आती थी मैं उन्हीं की बेटी हूँ। माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह पर मैं काम करूँगी। और इतनी सुबह सुबह आने का कारण ये है कि काम करने के बाद मुझे स्कूल भी जाना है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो, क्या तुम सारा काम कर लोगी? हाँ मालकिन, मैं सारा काम कर लूंगी। मालकिन सोनाक्षी को घर के अंदर लेकर जाती है। सोनाक्षी घर का सारा काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद मालकिन की बेटी दिव्या उठकर हॉल में आती है और वो सोनाक्षी को देखकर हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये लड़की हमारे यहाँ क्या कर रही है? बेटी, ये सुगंधा आंटी की बेटी है, ये यहाँ पर काम कर रही है। तुम इसको पहले से जानती हो क्या? हाँ मम्मी, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। ये हमारे स्कूल में पढ़ती है और हमेशा मैडम को टेस्ट के लिए याद दिलाती रहती है। अरे वाह, इसका मतलब सोनाक्षी पढ़ने में तेज है। बेटा, तुम्हें सोनाक्षी से दोस्ती करना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर दिव्या वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर दिव्या स्कूल चली जाती है।
काम खत्म करने के बाद सोनाक्षी भी स्कूल चली जाती है। स्कूल में दिव्या अपनी सहेलियों के साथ मिलकर सोनाक्षी का बहुत मजाक बनाती है, जिस कारण सोनाक्षी को बहुत बुरा लगता है और वो छुट्टी के समय रोते हुए घर वापस आती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसकी माँ अभी भी सो रही है। वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, देखो ना माँ, मेरे स्कूल में पढ़ने वाली दिव्या आपकी मालकिन की बेटी है। उसने आज मेरा बहुत मजाक बनाया। सोनाक्षी अपनी माँ को बहुत सारी बात बताती है, लेकिन उसकी माँ उसका कोई जवाब नहीं देती। सोनाक्षी को पता चलता है कि उसकी माँ भी उसके पापा की तरह उसे छोड़कर जा चुकी है। सोनाक्षी बहुत रोती है। 10 साल की बच्ची के ऊपर से माँ और पिता दोनों का साया चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। गांव वाले सुगंधा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। बेचारी सोनाक्षी अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। जब छोटी थी तो पिता छोड़कर चले गए और अब माँ छोड़कर चली गई। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कैसे लिखी है। कुछ सालों तक तो सोनाक्षी मालकिन के यहाँ काम करके अपना गुजारा चला रही थी, लेकिन इस बीच उसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है। देखते देखते सोनाक्षी 15 साल की हो जाती है, लेकिन अकेले रहने की वजह से सोनाक्षी को दुनियादारी की बहुत समझ हो गई थी। एक दिन जब सोनाक्षी मालकिन के यहाँ काम करने गई, तो उसे पता चला कि वो लोग अब इंडिया छोड़कर विदेश जा रहे हैं। सोनाक्षी बेटा, तू बहुत समझदार लड़की है। इतने दिनों से तू हमारे यहाँ काम कर रही है, लेकिन अब हमारी फैमिली यूएस में सेटल हो रही है, तो अब तू अपने लिए कहीं और काम ढूंढ ले। ये ले, मेरी तरफ से 2000 रुपए रख ले और अपना ख्याल रखना बेटा। सोनाक्षी कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में आंसू थे। वो मालकिन के यहाँ से उल्टे पांव घर आ जाती है और घर आकर बहुत परेशान होने लगती है कि अब उसका क्या होगा। कम उम्र होने की वजह से कोई उसे काम भी नहीं देगा। कुछ दिनों तक 2000 रुपए से सोनाक्षी का गुजर बसर हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचती। काम की तलाश में सोनाक्षी गांव से बाहर निकल जाती है और चलते चलते शहर पहुंच जाती है। शहर में सोनाक्षी को एक बहुत अजीब सा बाजार नजर आता है, जहां पर सब कुछ बहुत सस्ते दाम पर बिक रहा था। अरे ये कैसा बाजार है, यहाँ सब कुछ इतने कम दाम में मिल रहा है। मुझे किसी से पूछना चाहिए। सोनाक्षी को पास में ही उसकी उम्र की एक लड़की मिलती है। सोनाक्षी उस लड़की से कहती है, सुनो, ये बाजार अजीब सा लग रहा है, यहाँ सब कुछ इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चोरी का सामान आता है और 3rd क्लास क्वालिटी की चीजें बिकती है। लोग यहाँ से सामान खरीदकर उसका हुलिया अच्छा करके बड़े बाजार में महंगे दाम में बेच देते हैं, जिससे कि लोगों को बहुत मुनाफा होता है। मैं भी यही काम करती हूँ। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। सोनाक्षी उस लड़की को अपने बारे में सब कुछ बताती है। उस लड़की को सोनाक्षी के लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है, इसलिए वो कहती है, तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो और यही काम कर सकती हो। सोनाक्षी को उस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो उस लड़की के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। उस लड़की का घर बहुत ही छोटा था, लेकिन सोनाक्षी को रहने के लिए घर और साथी मिल गई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। अगले दिन से सोनाक्षी ने उस लड़की के साथ जाकर वही काम करना शुरू कर दिया। वो उस मार्केट से 3rd क्लास क्वालिटी का लहंगा खरीदती थी और उसको केमिकल में धोकर चमका देती थी और उसी लहंगे को बहुत महंगे प्राइस में बेच देती थी। इसी तरह उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन जब वो दोनों लड़कियां बाजार में अपना लहंगा बेचने गईं, तो उन्हें वहां पर एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखी जो लहंगा खरीद रही थी। सोनाक्षी और उसकी सहेली दोनों उस लड़की के पास गए और उसको अपना लहंगा खरीदने के लिए फोर्स करने लगे। दीदी, आप ये वाला लहंगा ले लीजिए, ये लहंगा बहुत सुंदर है, देखिए कितना प्यारा है। सच में तुम्हारा लहंगा दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है? अरे दीदी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसको सालों साल पहन सकती हो। ठीक है, फिर मुझे ये लहंगा दे दो। वैसे कितने रुपए का है ये? ज्यादा नहीं, बस 7000 रुपए का। क्या 7000? ये तो बहुत ज्यादा है। दीदी, क्वालिटी भी तो देखो कितनी अच्छी है। आप इस बाजार से खरीद रही हो, इसलिए ये आपको कम दाम में मिल रहा है, वरना बड़े मार्केट में इसके बहुत दाम हैं।
वो लड़की सोनाक्षी के बातों में आकर वो लहंगा खरीद लेती है। दरअसल वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक परी थी, जो समारोह में जाने के लिए पृथ्वी लोक से अपने लिए लहंगा खरीदने आई थी और उसका नाम काजल परी था। काजल परी ने समारोह में जाने के लिए जब लहंगा पहना तो लहंगे के ऊपर पानी गिर गया। ओफो, समारोह में जाने में अभी कुछ ही समय बचा है और इस लहंगे पर पानी गिर गया। कोई बात नहीं, इसे सुखा देती हूँ। काजल परी ने लहंगे को धूप में सुखा दिया, जिस कारण वो लहंगा बिल्कुल बेरंग और खराब हो गया, क्योंकि वो लहंगा तो उस चोर बाजार का था और उसकी क्वालिटी बिल्कुल खराब है। ये सब देखकर काजल परी को बहुत गुस्सा आया। उन दोनों लड़कियों ने मेरे साथ सही नहीं किया, मैं तो उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। गुस्से में काजल परी ने वापस इंसानी रूप धारण किया और लहंगा लेकर सोनाक्षी और उसकी सहेली के घर पहुंच गई। अपने घर में काजल परी को देखकर सोनाक्षी और उसकी सहेली काफी घबरा गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। सोनाक्षी ने कहा, क्या हो गया आप यहाँ? तुम दोनों लड़कियाँ मेरी तरह कितने लोगों को पागल बना चुकी हो। तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। ये लहंगा कितना बेकार क्वालिटी का है और तुमने इसे मुझे 7,000 रुपए में बेचा। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर काजल परी अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत गुस्सा करने लगती है। तब सोनाक्षी रोते हुए अपनी सारी आत्मकथा परी को सुना देती है। दोनों सहेलियों के दुख और गरीबी को सुनकर काजल परी की आंखें नम हो जाती है। अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन ये गलत काम है। बेशक 2 रोटी कम खाओ, लेकिन हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तुम्हारे कारण कितने लोग परेशान हो रहे होंगे, कितने लोगों के पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी भी समझती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक लहंगा दे रही हूँ जो कि जादुई है। इस लहंगे से तुम अच्छी क्वालिटी के लहंगे मांग सकती हो और फिर तुम लोगों में अच्छी क्वालिटी का लहंगा बेचना, जिससे तुम्हारी प्रशंसा होगी। ऐसा कहकर काजल परी वहाँ पर एक अद्भुत लहंगा प्रकट करती है और वहाँ से चली जाती है। सोनाक्षी और उसकी सहेली लहंगा पाकर बहुत खुश थे। उस दिन के बाद से वो गलत काम करना छोड़ देती हैं और जादुई लहंगे से अच्छी क्वालिटी का लहंगा मांगकर लोगों में बेचने लगती हैं। इससे उनको पहले से भी ज्यादा मुनाफा होता है। इस तरह दोनों सहेलियां अपना जीवन खुशी खुशी और ईमानदारी से व्यतीत करने लगती हैं। जादुई लिपस्टिक का घर। एक बार की बात है, रायपुर गांव में 13 साल की एक छोटी सी लड़की जिसका नाम ममता था, वो अपनी नानी विमला के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ममता के माता पिता नहीं थे। जब ममता 2 साल की थी तब उसके माता पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद से ममता की देखभाल उसकी नानी विमला ने ही की। लेकिन अब विमला बूढ़ी हो चुकी थी, जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाती थी। विमला का सारा काम ममता ही किया करती थी। ममता घर का खर्च निकालने के लिए एक रेहड़ी पर मेकअप का छोटा मोटा सामान बेचा करती थी और शाम को जो भी पैसे ममता कमाया करती वो अपनी नानी को दे दिया करती थी। विमला उन पैसों से घर का राशन और जरूरत का सामान खरीदा करती थी। बेचारी ममता को जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए तो वो घर की मजबूरी के कारण पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करती थी। शुरू से ही ममता की पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन जब से उसके सर से अपने माता पिता का हाथ हटा तो मानो वो अपना जीवन बस जैसे तैसे काट रही थी। लेकिन उसकी नानी भी क्या करती, वो भी मजबूर थी। ममता रेहड़ी लगाने से पहले पूरे दिन का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाकर ही जाती थी और जब शाम तक उसका मेकअप का सामान बिक जाता तो वो घर आकर भी घर का सारा काम अकेली ही करती थी। उसके बाद ममता की नानी और ममता खाना खाकर सो जाते थे। उनका जीवन सालों से ऐसा ही चल रहा था। ममता के जीवन में उसके खुद के सपने पूरा करने की कोई आस नहीं थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह विमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो रोने लगती है। अपनी नानी को रोता देखकर ममता गांव के आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और गांव की 2 औरतें रीना और कविता आपस में ममता और उसकी नानी के बारे में बात कर रही थी। अब तो बुढ़िया की हालत खराब हो चुकी है, अब वो मरने के किनारे आ गई है।
हाँ, लगता है कि अब बुढ़िया ज्यादा दिन नहीं बचेगी। बेचारी ममता को घर का सारा काम अकेली ही करना पड़ता है। अगर बुढ़िया मर जाएगी तो ममता का काम भी कम हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बुढ़िया के मर जाने के बाद ममता के सिर से बोझ भी कम हो जाएगा। रीना और कविता की सारी बात ममता सुन लेती है और उन दोनों के पास जाकर उनसे कहती है, आंटी, आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती तो बुरा भी मत सोचिए। आपको शर्म नहीं आती मेरी बेचारी बूढ़ी नानी के बारे में ऐसा बोलकर? आपके घर के बुजुर्ग आपके सिर का बोझ होंगे, मेरी नानी मेरे सिर का बोझ नहीं है। अरे अरे, देखो ये कैसे बोलती जा रही है। इसके माँ बाप जाते जाते इसको थोड़ी तमीज सिखा कर जाते तो अच्छा रहता। एक तो हमसे पैसे मांगती है, ऊपर से उल्टा बोल रही है। देखिए आंटी, मैंने आपको उल्टा कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए आप भी मुझे कुछ भी मत बोलिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग इतने बड़े होकर किसी के बारे में इतना बुरा भला कैसे बोल सकते हो। आपको इतना बड़ा होकर भी जरा सी भी बात की समझ नहीं है कि अपने बुजुर्गों के बारे में कैसा बोलते हैं, और आप मुझे तमीज सिखा रही हैं। मुझे लगता है कि आपको ही तमीज सीखने की जरूरत है। मैं तो बस यही कह रही थी कि अगर तेरी नानी मर जाएगी तो तुझे इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैं तो बस तेरी भलाई के बारे में ही सोच रही थी। मेरी नानी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप मेरी कोई भलाई के बारे में मत सोचिए। और हाँ, आज के बाद से मेरी नानी के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात सोच लेना आप। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे हम तेरी नानी के बारे में। आजकल सही बात कहो तो वो भी बुरी लग जाती है। इसके बाद ममता अपने घर चली जाती है और अपनी नानी को खाना खिलाने के बाद दवाई खिला देती है। ममता अगले दिन सामान बेचने नहीं जाती है क्योंकि उसे अपनी नानी की चिंता सता रही थी। विमला अपनी नातिन को इतना परेशान देखकर बोलती है, भगवान, मुझे जल्दी से अपने पास बुला लीजिए। मैं अब और जीना नहीं चाहती। मेरी वजह से मेरी नातिन को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। ममता अपनी नानी की ये बात सुनकर उदास हो जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप मुझे छोड़कर चली गईं तो मेरा क्या होगा? मेरे माता पिता के मरने के बाद आप ही मेरी माँ और पिता हैं। आप ही मुझे अकेली छोड़कर जाना चाहती हैं। मैंने तो बचपन से ही आपको अपनी माँ और पिता माना है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए और ऐसी बात मत करिए। क्या करूं बेटी, मुझसे तेरी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। हमारे पास पहले से ही पैसों की कमी रहती है और ऊपर से मेरी तबीयत खराब हो गई है। मेरे दवाई लाने तक के भी पैसे नहीं हैं। अपनी नानी की बातें सुनकर ममता उदास मन से सोचने लगती है, काश मेरे पास थोड़े से भी पैसे होते तो मैं मेकअप के सामान का एक दुकान खोल लेती। मैं रेडी पर सामान बेचती हूँ तो इसलिए मेरे पास कोई भी जल्दी सामान खरीदने नहीं आता। सभी मेरी रेडी को देखकर यही समझते हैं कि मेरा सारा सामान बेकार होगा। मेरे पास थोड़े पैसे आ जाते तो मैं अपनी नानी का इलाज भी करवा लेती और एक छोटी सी दुकान भी खोल लेती, पर मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। मेरे लिए तो बस ये एक सपना बनकर रह गया है। अगले दिन ममता दोबारा सामान बेचने के लिए निकल जाती है और वो देखती है कि एक गर्भवती औरत रोड के किनारे खड़ी हुई थी और रिक्शे को रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रिक्शा जल्दी रुक नहीं रहा था। ममता ये देखकर उस औरत के पास जाती है और रिक्शा वाले को रुकवाकर उसको अस्पताल लेकर जाती है। ममता अस्पताल के बाहर बैठकर उस महिला का इंतजार करने लग जाती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ममता के पास आता है और उससे कहता है, आप जिस महिला को लेकर आई थी उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है। डॉक्टर की बात सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है। आपको अस्पताल में 12,000 रुपए जमा करने होंगे। ममता डॉक्टर की बात सुनकर सोचने लगती है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। ममता डॉक्टर को सारी बातें बता देती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। मैं तो अपना काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि ये महिला अकेली रोड के किनारे खड़े होकर रिक्शा रुकवाने की कोशिश कर रही थी।
मैंने तो बस इनकी मदद की। मैं तो इन औरत को जानती भी नहीं हूँ। भला मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लाकर आपको दे सकती हूँ। ममता की बात सुनकर डॉक्टर मान जाता है और डॉक्टर ममता से फीस नहीं लेता है। उसके बाद ममता उस महिला को उसके घर पहुंचा देती है। वो महिला ममता से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सही वक्त पर मेरी मदद नहीं करती तो ना जाने मेरा क्या होता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपको उपहार में कुछ पैसे देना चाहती हूँ। शायद इन पैसों से आपका कुछ काम हो जाए। और हाँ, आप मना मत करना। मेरी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा समझकर रख लेना। ममता पैसे ले लेती है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है और नानी को सारी बात बताती है। ममता की बात सुनकर उसकी नानी ममता से कहती है, ममता, तूने एक गर्भवती महिला की मदद करके बहुत अच्छा काम किया। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। नानी, मैंने सोचा कि मैं इन पैसों से छोटी सी एक दुकान खोल लूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी मेरी रेहड़ी पर सामान लेने नहीं आता। सभी गांव के बाहर वाली दुकान पर जाते हैं। अगर मैंने भी एक दुकान खोल ली तो मेरे पास भी ज्यादा ग्राहक आएंगे। बेटी, तू ये सही कह रही है। अपने लिए एक दुकान खोल ले, शायद हमारी किस्मत भी खुल जाए। इसके बाद ममता अपना दुकान महिला द्वारा दिए गए पैसों से खोल लेती है। ममता उसमें सारा मेकअप का सामान रखती है। ममता अपनी दुकान को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। एक दिन ममता उदास होकर घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक जादूगर मिलता है और वो जादूगर ममता से कहता है, अरे ममता बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता और आप मुझे कैसे जानते हो? आप कोई जादूगर तो नहीं हो? हाँ बेटी, मैं एक जादूगर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम पता है। मैंने आज ही तुम्हारे बारे में अपने जादू से सब पता लगाया है। तुमने कैसे एक गर्भवती औरत की मदद की और साथ ही तुम जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करती हो। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और तुमने एक मेकअप के सामान बेचने की दुकान खोली है और उसमें कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हारे घर के पास एक जादुई लिपस्टिक का घर बनाया है। जादुई लिपस्टिक की वजह से तुम्हारी दुकान पर अब ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। जादुई लिपस्टिक के घर में अब तुम और तुम्हारी नानी खुशी खुशी रह सकती हो। तुम्हारी नानी अब जल्दी ठीक हो जाएगी। जादूगर की बात सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है। जल्दी से ममता अपनी दुकान पर जाती है और वो देखती है कि उसकी दुकान के पास एक जादुई लिपस्टिक का घर बना है। ये देखकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपने नानी को उस घर में लेकर जाती है। जादुई लिपस्टिक घर में जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध थी। जब अगले दिन ममता अपने दुकान पर जाती है तो वो देखती है कि बहुत से लोग उसके दुकान के बाहर सामान खरीदने के लिए खड़े हुए थे। वो जल्दी जल्दी दुकान खोलती है और सामान बेचने लग जाती है। धीरे धीरे ममता की दुकान अच्छी चलने लगती है और उसकी नानी की भी तबीयत ठीक हो जाती है। इसके बाद ममता अपनी पढ़ाई करने का सपना पूरा करती है। वो अपना दाखिला स्कूल में करवा लेती है और अपनी नानी के साथ जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। ये कहानी एक राजू नाम के आदमी की है जो अपनी पोती मुनमुन के साथ रहता था। कुछ समय पहले मुनमुन के माता पिता का देहांत हो गया था। अब राजू पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। मुनमुन गांव के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे। साथ ही मुनमुन के दादा अपना एक नूडल्स का स्टॉल चलाते थे। मुनमुन को स्कूल भेजकर मुनमुन के दादाजी नूडल्स बनाते और उसे अपने स्टॉल पर बेचते। मुनमुन की क्लास में भावना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा मुनमुन को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। मुनमुन पढ़ाई में बहुत होशियार थी। अक्सर मुनमुन की क्लास टीचर उसकी तारीफ किया करती थी। एक दिन भावना का क्लास में ध्यान नहीं था, जिस वजह से क्लास टीचर भावना को डांटते हुए कहती है, भावना, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाए करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपने फ्रेंड मुनमुन को देखो, कम से कम इससे तो कुछ सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है,
लेकिन फिर भी पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। ये सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट भावना पर हंसने लगते हैं। भावना को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, आज इस नूडल्स वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस नूडल्स वाली को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब मुनमुन स्कूल जाती है तो क्लास के रास्ते में भावना अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब मुनमुन क्लास के अंदर जा रही थी तब भावना उसे धक्का मार के गिरा देती है। अरे तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? आज मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूंगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस नूडल्स वाली को धक्का दिया? भावना के सभी दोस्त एक साथ कहते हैं, नहीं नहीं, भावना ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर भावना और उसके सभी दोस्त मुनमुन पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में मुनमुन वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस नूडल्स वाली की। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी अगर इस उड़ती चिड़िया को जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भावना नहीं। कुछ दिनों बाद भावना का जन्मदिन था। उसके माता पिता ने उसका कमरा बहुत ही सुंदर सजाया था। भावना जैसे ही सोकर उठती है, उसके माता पिता उसके सामने खड़े थे। जोर जोर से उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भावना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ डैड, आपने कितनी अच्छी सजावट करवाई है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, ये तो कुछ नहीं है। आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाएंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर भावना अपने स्कूल जाती है और क्लास में जाकर सभी बच्चों से कहती है, अरे सभी सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन नूडल्स वाली, तू भी जरूर आइयो। ठीक है भावना, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी ना सही तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को मुनमुन तैयार होकर और भावना के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उसकी पार्टी में जाती है। भावना की पार्टी को देखकर मुनमुन मन ही मन सोचती है, अरे वाह, कितनी बड़ी पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर भावना आती है। क्यों मुनमुन, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी जिंदगी में तो क्या तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही घटिया सा सस्ता गिफ्ट लेकर आई होगी तुम मेरे लिए। इतना कहकर भावना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। भावना केक लेकर मुनमुन के पास जाती है। मुनमुन, ये लो केक। मुनमुन केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी भावना जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक भावना का डॉग खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को साफ करो। भावना, मैं गरीब जरूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गैर गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बड़ा और बढ़िया केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आँखों से खुद ही देख लेना। केक तो बहुत दूर की बात है, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में मुनमुन वहाँ से चली जाती है। जब मुनमुन घर पहुँचती है तो उसके दादाजी उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है। क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और नई ड्रेस नहीं लाकर दोगी? मैं भी अपने दोस्त को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं है। आप मेरे लिए एक बड़ा केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और खूबसूरत केक लेकर आऊंगा।
फिर कुछ दिनों बाद मुनमुन के बर्थडे वाला दिन आ जाता है। स्कूल में भावना मुनमुन से कहती है, ए नूडल्स वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे नूडल्स का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लेकर आएंगे। शाम को तुम जरूर आना और केक खा कर जाना। मुनमुन के दादाजी बहुत सारे नूडल्स बनाकर ऑर्डर की डिलीवरी करने जाते हैं, लेकिन नूडल्स लेने वाला भावना का पिता ही होता है। भावना को जैसे ही इस बारे में पता लगता है, वो अपने पिता के पास जाकर कहती है, डैड, आपने क्या नूडल्स का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद उनके दादाजी नूडल्स लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म नूडल्स। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के नूडल्स यहाँ से ले जा। मैं सिर्फ अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के नूडल्स खाता हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है। मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जाना है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो सर। अरे बाबा जी, चुपचाप से यहाँ से चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा राजू अपने नूडल्स की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा को पूरा कैसे करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर नूडल्स बेचता हूँ। नूडल्स ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे नूडल्स ले लो। नूडल्स वाला, नूडल्स ले लो। थोड़ी देर बाद अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के शुरू होते ही मुनमुन के दादाजी एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे नूडल्स में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? राजू वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे नूडल्स में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दादाजी, एक काम करो ना, ये सारे नूडल्स मुझे दे दो। परी जी, ये सारे नूडल्स खराब हो चुके हैं। ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परिलोक में माइक्रोवेव है। मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गर्म कर लूंगी। राजू खुशी खुशी वो सारे नूडल्स परी को दे देता है। थैंक यू सो मच दादाजी। लेकिन आप रो क्यों रहे थे? सब ठीक तो है ना? दादाजी उस परी को सारी बात बताते हैं। फिर परी अपने जादू से सोने की ड्रेस और चांदी का केक प्रकट कर देती है। जी लो दादाजी, ये सोने की ड्रेस तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी और ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही गर्मा गर्म स्वादिष्ट नूडल्स खिलाते रहना। मैं हमेशा तुम्हारे पास नूडल्स लेने आती रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने की ड्रेस और चांदी के केक को लेकर राजू अपनी पोती के पास जाते हैं। मुनमुन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। शाम को भावना और उसकी कुछ सहेलियाँ मुनमुन के घर आती है। सभी मुनमुन की सोने की ड्रेस और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाते हैं और फिर मुनमुन खुशी खुशी अपना जन्मदिन बनाती है। साथ ही अब मुनमुन और दादाजी की गरीबी दूर हो गई थी। दादाजी को अब नूडल्स बेचने नहीं पड़ते थे, बस वो परी के लिए नूडल्स बनाया करते थे। परी अक्सर नूडल्स खाने के लिए दादाजी के पास आया करती थी। मुनमुन और भावना की अब दोस्ती हो गई थी।